हेलो बच्चों, अपन भारतीय संविधान चैप्टर जो 3 है उसके अंदर वन चैप्टर के अंदर भारतीय संविधान अपन पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान की अपन ने क्या पढ़ी थी? विशेषताएं पढ़ रहे थे। विशेषताओं में 4 विशेषताएं अपन ने पढ़ी थी कि भारत का जो संविधान की क्या प्रस्तावना, लिखित संविधान, संघात्मक शासन, संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं कि हमारा जो संविधान है वो क्या है। उसके अंदर 5वीं विशेषता मौलिक अधिकार और कर्तव्य। क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। यानी हमारा जो संविधान है वो प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए और क्या प्रदान करता है? सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार देता है, जिसके तहत उन अधिकारों के साथ व्यक्ति अपना क्या कर सकता है? एक तरह से सर्वांगीण विकास। और साथ साथ में इन अधिकारों के साथ हमारे कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, ताकि हम अपने अधिकारों का क्या नहीं करें? दुरुपयोग नहीं करें। यानी हमारे जो अधिकार है वो कर्तव्य के बिना क्या है? खोखले हैं। यानी अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। अब जो मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बताई गई है? 7 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए थे। इन 7 मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार को हटा दिया गया। कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को हटा करके, संपत्ति के अधिकार को हटा करके कार को हटाकर क्या बना दिया? कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। इसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। अब कितने अधिकार बच गए? 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। ठीक है ना। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? हमारे संविधान के अंदर सभी बातों को अलग अलग देशों से क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। जो देश के नागरिक के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए जो आवश्यक थे, वो हमारे संविधान के अंदर उन बातों का उल्लेख हमने किया है। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। इसके पश्चात क्या है? मूल कर्तव्य। कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यानी 1942 संविधान संशोधन 1976 में और क्या किया गया? 10 मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। वर्तमान में 42वें संविधान संशोधन आपको ये चीज़ बता दी कि हमारे संविधान में हम जो बात लिखी गई है उनको उनमें क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और क्या किया गया? 10/1976 में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। ठीक है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन, यानी जो 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ
संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। और क्या किया गया? 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हमारे संविधान की जो विशेषता है क्या है? मौलिक अधिकार और कर्तव्य। मौलिक अधिकार कितने थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 60। और जो अपन आगे पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर आगे वाले वीडियो में, 60 मौलिक अधिकारों में एक अधिकार को हटा दिया। किसको? संपत्ति के अधिकार को, क्योंकि लोगों के द्वारा इस अधिकार का क्या किया जाने लगा? दुरुपयोग किया जाने लगा। और इस दुरुपयोग की स्थिति को देखते हुए इस अधिकार को हटा करके इसे क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिए गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर और नागरिकों के लिए कितने कर्तव्य निर्धारित किए गए? 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा और क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, अब आती है अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 5वीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो हमारे जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। अब इसके पश्चात संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। सामाजिक आर्थिक, देखो सामाजिक आर्थिक विकास, न्याय व समानता के उद्देश्यों से, समानता के उद्देश्यों को क्या समान रखने के लिए, क्या है? समान रखने के लिए किसको? सरकार को। किसको? सरकार को समान रखने के लिए निर्देशक तत्व सरकार के लिए क्या करते हैं? प्रेरणा का कार्य करते हैं। सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी सरकार को आदेश दिए जाते हैं। ये
देश में सामाजिक, आर्थिक और न्याय समानता को स्थापित करने के उद्देश्य के लिए और सरकार के लिए जो आदेश दिए जाते हैं उनको क्या कह दिया जाता है, नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। हमारे संविधान के भाग 4 के अंदर किनको जोड़ा गया है, नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है इनके क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, अब है कि चौथी विशेषता है कि हमारा जो संविधान है कठोर एवं लचीला संविधान, कठोर एवं लचीला संविधान। यानी हमारे संविधान की जो विशेषता वो क्या है, हमारा संविधान क्या है, कठोर भी है और हमारा संविधान क्या है, लचीला भी है। कैसे कि हम कई बार क्या है, कई संशोधन तो ऐसे होते हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कई हम कानूनी जो प्रक्रियाएं अपनाते हैं या कोई संशोधन करते हैं तो उसमें साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। तो साधारण बहुमत से पारित होने का संकेत क्या है, लचीला संविधान। और विशेष बहुमत से पारित होने का संकेत क्या है, कठोर संविधान। यानी कुछ विषय संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, आपको सदन पढ़ा दिए, बहुमत बता दिए क्या होता है, तो दोनों सदनों के साधारण बहुमत से क्या किए जाते हैं, उनसे संशोधित किए जाते हैं, यानी लचीला संविधान। ठीक है ना। नंबर 2, भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों के अंदर, ठीक है ना, भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए क्या करना पड़ता है, संसद के दोनों सदनों करने के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत है ना, एक साधारण बहुमत 2/3 और पूर्ण बहुमत या फिर उपस्थित सदन के 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के दोनों सदनों के क्या मिलना चाहिए, पूर्ण बहुमत या उपस्थित सदस्यों के कितनी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कठोर और लचीले संविधान का, यानी लचीला संविधान या संशोधन जो करने की जो प्रक्रिया है एक साधारण बहुमत के द्वारा पारित हो जाए, या फिर कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिससे कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए क्या करना पड़ता है, संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए या फिर 2/3 बहुमत की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है ना। और फिर है 2/3 राज्यों के विधानमंडल की भी क्या होनी चाहिए, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की भी आधे से अधिक
राज्यों के विधानमंडल, जो हमारे राज्यों के जो विधानमंडल है, विधानमंडल का समर्थन में मिलना चाहिए। विधानमंडल का समर्थन भी आवश्यक। देखो, कठोर प्रक्रिया भी नहीं। कुछ जो संशोधन है वो तो एक साधारण बहुमत के द्वारा पारित हो जाते हैं, और कुछ संशोधनों को कुछ अनुच्छेदों में इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि उनको पारित करवाने के लिए, उनमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों का क्या मिलना चाहिए, या तो पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, या संसद में उपस्थित दोनों सदनों के सदस्यों की 2/3 क्या मिलना चाहिए, बहुमत मिलने की आवश्यकता होनी चाहिए। या इसके साथ साथ कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए हमारे आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का भी क्या मिलना चाहिए, हमें समर्थन होना चाहिए, तब जाकर के उस प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। तो क्या हो गया ये कि हमारा संविधान है वो एक लचीली प्रक्रिया के साथ साथ कौन सी प्रक्रिया को भी अपनाता है, कठोर प्रक्रिया को भी अपनाता है। ठीक है। फिर हमारे संविधान की विशेषता है कि वयस्क मताधिकार। क्या है? वयस्क मताधिकार, ये भी हमारे एक संविधान की विशेषता, यानी हमारे संविधान के अंदर मत का प्रयोग करने का अधिकार किनको दिया गया है, जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, उसे मत देने का अधिकार है। कैसे? मत देने का अधिकार है। पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़ा गया। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कानून की दृष्टि से सभी पंथ क्या है? पंथ समान। ठीक है। सभी धर्म क्या है? कानून की दृष्टि से सभी धर्म क्या है? समान है। हमारे जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 25 में ये दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने की क्या है? स्वतंत्रता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार से यानी कि धर्म को के क्षेत्र में किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ कोई क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है कानून की दृष्टि से सभी पंथ क्या है? समान है। यानी पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य न तो क्या है? न तो धार्मिक है और न ही अधार्मिक है और न ही धर्म का क्या है? विरोधी है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य न धार्मिक है, यानी अपन भारत के अंदर राजकीय पशु पक्षी पुष्प सब घोषित करते हैं, लेकिन क्या अपना कोई राजकीय धर्म में क्या नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक है और न अधार्मिक है, यानी ये भी नहीं है कि किसी धर्म को नहीं मान रहा। भारत में तो बहुत सारे धर्म है, तो यानी न तो धार्मिक है और न ही अधार्मिक है, और क्या है? और न धर्म विरोधी है, किसी धर्म का विरोध भी नहीं कर रहा है, न धर्म विरोधी ही है। ठीक है। वर्ण धार्मिक कार्यों के अंदर ये क्या करता है? धार्मिक सिद्धांतों में सर्वथा अलग रहता है और धार्मिक मामलों में सदा हमेशा तटस्थ रहता है। ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ आप समझ गए हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया। कानून की दृष्टि से सभी पंथ क्या है? समान है। पंथ निरपेक्ष राज्य न धार्मिक है और न ही अधार्मिक है
और न ही किसी धर्म का वो क्या है, विरोधी है, यानी धार्मिक दृष्टि से क्या है, तटस्थ है। धार्मिक दृष्टि से क्या है, तटस्थ है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान की क्या थी, मोटी मोटी प्रमुख विशेषताएं थी कि अब अपन आगे वाले वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछा करें। धन्यवाद।